मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इकोनॉमिक बॉटनी पेपर थर्ड यूनिट थर्ड पढ़ रहे थे, जिसमें हम राइस और वीट चावल तथा गेहूं की इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मेज़ या मक्का, जिसे हम कॉर्न भी कहते हैं। यूनिट थर्ड में आप देख रहे हैं मेज़ है, तो इसे ही हम आज पढ़ने वाले हैं। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो बाकी सब चीज़ें सेम है। पोएसी तक जो फैमिली है वो पोएसी है, वो भी सेम है। लेकिन उसके बाद पे जो जीनस है वो होता है जिया, ZEA जिया, और स्पीशीज़ जो कॉमन है वो है मेज़। इसको जिया मेज़ भी कहते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम है जिया मेज़। ओरिजिन अगर हम देखें तो इसका जो ओरिजिन है वो बेसिकली मैक्सिको, यहाँ हम बोलेंगे नॉर्थ अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका है। द प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ मेज इज़ कंसिडर्ड बाय मोस्ट अथॉरिटीज़ टू बी द सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको, जहाँ पे मेज़ की बहुत सारी वेराइटी, डाइवर्स वेराइटीज़ पाई जाती है। और ये फॉसिल डिस्कवरी, जब फॉसिल या फिर कुछ जीवाश्मों को खोजा गया था, तो यहाँ पे मेज़ के पॉलेंस प्राप्त हुए थे। इससे ये प्रूफ हो गया कि जो मेज़ है या मक्का है वह नॉर्थ अमेरिका और मेक्सिको से निकला है, या उसका ओरिजिन वहाँ से हुआ है। जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन की यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जो मक्के की हम बात करें तो यह सामान्यतया बहुत ज़्यादा वाइड एरिया में नहीं, लेकिन अधिकांश एरिया में पाया जाता है। जो मुख्य मुख्य देश है जहाँ यहाँ मिलता है वह है USA। सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी मेज़ की प्रोड्यूस करता है वो है
है उसको हम शैंक कहते हैं, जो कि स्टॉक लाइक संरचना है। और ये प्लांट के जो जहाँ पे लीफ नोड पाए जाते हैं स्टेम पे, वहाँ से ये उगते हैं। अ कॉर्न प्लांट मे प्रोड्यूस मैनी ईयर्स बट द अपर मोस्ट ईयर विल ग्रो टू बी बिग लार्जेस्ट। एक पादप बहुत सारे मक्का के ईयर्स या बालियाँ बना सकते हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो पाई जाती है बाली वो सबसे बड़ी होती है। और इसकी जो मक्का की बाली है उसे हम कॉब भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो उसे हम कॉब भी कहते हैं, जिसमें बहुत सारी ओवेरीज पाई जाती है। पॉलिनेशन जैसे हम कैसे होता है कि सबसे ऊपर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मेल फ्लावर है, यहाँ से हवा के द्वारा गिर के या तो इसी पे गिर जाते हैं या फिर नियर बाय जो दूसरे पौधे हैं उनमें गिर के और पॉलिनेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बात हम कर रहे थे हम प्लांट मॉर्फोलॉजी ऑफ मेज़। अब अगर हम देखेंगे कि किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो मेज़ के उत्पादन कृषि के लिए आपको लोमी मतलब दोमट मिट्टी या फिर स्लिट चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है, ये सबसे अच्छी रहती है। मेज़ की खासियत है कि जब मेज़ का बीज बोया जाता है तब इसको अधिक पानी की आवश्यकता है, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होता है जर्मिनेशन के बाद में इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, उस टाइम अधिक पानी से इसे नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ऐसी एक मिट्टी मृदा चाहिए जिसकी वाटर जो होल्डिंग कैपेसिटी हो वो बहुत ज़्यादा भी नहीं हो और बहुत कम भी नहीं हो बात के लिए। और अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो मेज़ को जब हम नॉर्मली बोते हैं तो उस टाइम अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे मेज़ खरीफ की फसल के रूप में बोया जाता है। तो इसे मानसून के टाइम बोया जाता है और सर्दी में मतलब यही अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास इसकी फसल को हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसके लिए 9 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पे ये आसानी से ग्रो कर सकता है। इसके इमरजेंस मतलब पहले इसको निकलने के लिए टेम्परेचर और फोटो पीरियड चूँकि एक पर्टिकुलर ही चाहिए, लेकिन जब बाद में धीरे धीरे इसको ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा तापमान से इतना प्रभावित नहीं होता। कल्टीवेशन की मतलब किस प्रकार से इसकी खेती की जाती है, तो मेज़ की खेती नॉर्मली 3 सीजन्स में की जा सकती है। पहली होती है खरीफ, जिसमें मानसून में बोते हैं, लगभग 150-140 दिन में हमें फसल प्राप्त हो जाती है। और कुछ क्षेत्रों में रबी के रूप में भी इसे बोया जाता है, और कुछ में स्प्रिंग मतलब जब बसंत ऋतु होती है जनवरी फरवरी, उस टाइम भी इसे बोया जाता है, लेकिन ज़्यादातर में यह खरीफ की फसल के रूप में ही बोया जाता है। अगर हम बात करें खरीफ की फसल में, तो जैसे ही मानसून आता है मक्का को बो दिया जाता है। मक्का को लगभग 60 से 75 सेंटीमीटर दूर स्थित जो लाइन्स होती है उसमें बोया जाता है, और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। और जब ये मक्का की फसल तैयार हो जाती है तो उस टाइम पे हम ये चेक किया जाता है कि जो उसके दाने हैं वे प्रॉपर्ली सूख चुके हैं और उसमें लगभग मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम 20% के आसपास ही रह गया है, तब ये फसल हार्वेस्ट कर ली जाती है। अगर हम सीड की बात करें कि सीड किस प्रकार से बोए जाते हैं, तो उसे हम मशीन्स के द्वारा या फिर हल के द्वारा हम सीड को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस हम जानते हैं कि मक्का बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इसको फर्मेंटेशन को यूज़ करके इसका जो स्टार्च है उसे काम में लिया जाता है। इसकी माइलिंग मतलब इसे पीसा जाता है 2 प्रकार से, एक होती है वेट माइलिंग मतलब इसको गीला जब ये बिना सुखाए इसको पीसा जाता है, मतलब इसमें हार्वेस्टिंग जल्दी कर ली जाती है ताकि मक्का पूरी तरह से सूखा नहीं होता है। और ये जो वेट माइलिंग द्वारा जो प्राप्त स्टार्च होता है उसको विभिन्न प्रकार के स्वीटनर्स और पेपर लैमिनेशन, टेक्सटाइल रैप, लॉन्ड्री फिनिशिंग, इन सब में काम में लिया जाता है। और दूसरा होता है जो हम मक्के का आटा खाते हैं कि उसको जब मक्के का दाना जब पूरा सूख जाता है उसके बाद में उसे पीसा जाता है, और उससे प्राप्त जो आटा होता है उसे हम एनिमल फीड या फिर हमारे ब्रेकफास्ट में जो हम कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाते हैं या हम मक्का की रोटी खाते हैं तो उसमें हम काम में ले सकते हैं। इंडिया में ड्राई माइलिंग ज़्यादा की जाती है, मिलिंग ज़्यादा की जाती है, क्योंकि यहाँ पे आटे उसको पूरा सुखाया जाता है प्रॉपर्ली। तो मक्का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो आने वाले टाइम पे यह एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रॉप सीरियल क्रॉप रहेगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मक्का की कौन कौन सी इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हैं जो कि काम में बनाई गई हैं। इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो ये कुछ वेराइटीज़ की एग्जांपल है। एक है डेक्लब इंडिया, गंगा 5, गंगा 101, हाई स्टार्च, अम्बेर, शक्ति, ये सब कुछ मेज़ की इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इकोनॉमिक बॉटनी ऑफ मेज़ कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक बॉटनी ऑफ
बाजरा। धन्यवाद।